आप सभी का नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। और जैसा कि भी आपसे मैंने पिछले सत्र में बात किया था और आप सभी को बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति बदली और पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण करने का विकल्प तलाश किया और उस पर अमल करते हुए भारत पर हमला किया। देखिए, जब शेख मुजीबुर रहमान जब इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, देखिए उनका हक था, लोकतंत्र में जो भी जीतता है उसको सत्ता लेनी होती है और ये देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये खेल शुरू से चलता रहा कि जो राष्ट्रपति का जो प्रिय होगा वो सत्ता लेगा। उसके लिए वो सारी खुराफात करते हैं। सेना इस काम में माहिर रहती है। या तो सेना के पास सत्ता चाहिए या फिर सेना के अपने आदमी को सत्ता चाहिए जो डेमोक्रेसी में फिट हो जाए। तो वहाँ पर विपक्षी दलों के सब आंदोलन वगैरह बहुत चलते रहते हैं, वो आज से नहीं शुरू से ही है। क्योंकि अगर लोकतंत्र की बात मानते तो पाकिस्तान का निर्माण ही ना होता। तो पाकिस्तान का निर्माण ही लोकतंत्र को कुचल करके हुआ है। तो क्या समझेंगे? तो शेख मुजीबुर रहमान को तो सत्ता वैसे भी नहीं मिलनी थी, गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होकर के पाकिस्तान की जेल में बंद हो गए और 26 मार्च 71 को उन्होंने आज़ादी की बात भी कर दी। तो वो सब बातें मैंने आपको बताई। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं। तो 3 दिसंबर 71 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। भारत ने उसका जवाबी कार्रवाई किया और जैसा मैंने बताया था कि पूरा रावलपिंडी से लेकर कराची तक जितने भी समझ में आए भारत को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया। और इसके साथ साथ भारत ने काम और किया, ईस्ट पाकिस्तान और ढाका जो एरिया था, ढाका था, काक्स बाजार था, जसोर था और पूरा ईस्ट पाकिस्तान में जितने भी एयरफील्ड्स थे या महत्वपूर्ण सामरिक ठिकाने थे उन सबको बिल्कुल भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। हालात ये कर दिया कि अगले 48 घंटे में पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान की तो बात ही मत करिए, उसकी तो पूरी एयरफोर्स खत्म कर दी। और पश्चिमी पाकिस्तान की एयरफोर्स की ये हालत कर दी कि वो किसी लायक नहीं बची। वो कोई भी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं रह गए। तो पहला काम तो उन्होंने ये किया भारत ने। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि देखिए दोनों तरफ के जो मोर्चे थे उसमें क्या खुराफात पाकिस्तान की तरफ से थी। देखिए पश्चिमी मोर्चे की जब हम बात करते हैं तो देखिए उसमें आपके 4 राज्य आते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अब जम्मू कश्मीर में देखिए इनका जो सारा प्यार तो वही कश्मीर से था। अरे यार भाई, तुम्हारे पूंछ में आग लगी हुई है, तुम अपनी आग जो जलाए हुए हो अपने घर के अंदर उसको शांत करोगे या हमसे लड़ने आओगे? लोकतंत्र की बात थी, शेख मुजीबुर रहमान को आप सत्ता देते, आपके पास दोनों पाकिस्तान बचे होते। आपने दिया ही नहीं, क्योंकि आपको सत्ता से समझौता करना ही नहीं है। आपको लगता है कि बस हम ही बैठने के लिए पैदा हुए हैं। आप देखिए, पहले भुट्टो साहब बैठे, फिर भुट्टो की बेटी बैठी, फिर भुट्टो के पति बैठे, है ना। और जुल्फिकार अली भुट्टो की किस तरीके से मौत हुई जेल में और किस तरीके से लाश को दफन कर दिया गया, बेनज़ीर उनकी माँ तक को नहीं बताया गया। बेनज़ीर भुट्टो जो थोड़ा सा बोलने की हिम्मत करी, उनको वहाँ पर मतलब आई थी विदेश से और अपने देश में वो कर रही थी, तो उनको वहाँ गोली मार दी गई। तो डेमोक्रेसी तो वहाँ कभी थी नहीं। और कश्मीर का इनको एक ऐसा प्यार है पाकिस्तानियों को जो आज तक मेरे समझ में नहीं आया। तो फिर जब पश्चिमी मोर्चे की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इनको फिर से वही 65 का जो उनका जो प्यार था ना, वो छंब सेक्टर, अखनूर, जम्मू जो कर चुके थे, उससे ज़्यादा उनकी सोच नहीं थी। फिर से उन्होंने वही काम किया, फिर से वही अखनूर, छंब, जैसे 65 में उन्होंने किया था वैसे ही उस तरफ उन्होंने अटैक कर दिया। अच्छा, एक सोचने की बात होती है कि जब आप युद्ध में कोई कार्रवाई करें तो दुश्मन आश्चर्यचकित हो जाए। तो 65 में तो आपने खुराफात हम पर पहले करी थी,
तो हम तो जानते थे कि आप छंब में आएँगे, अखनूर में आएँगे, जम्मू में आएँगे। तो हम क कौन-सा आखिर आपने हमको आश्चर्यचकित किया? सरप्राइज़ अटैक तो हुआ नहीं ये। और एक तरीके से फिर से वही लंबी-चौड़ी सेना, 2 डिवीज़न सेना, 4 ब्रिगेड टैंक भेज दिए और अखनूर पर हमला। और वहाँ पर जो याहिया खान साहब के जो प्यारे लोग थे, वो सब उसकी वो कर रहे थे। और मज़े की बात आपको बताएँ कि पूरे युद्ध में पाकिस्तान ने इस जगह से सेना कम नहीं करी। उसका कारण क्या था? उनको लगा अगर सेना भारत की तरफ से हल्की सी कमज़ोर पड़ेगी, तो हम कश्मीर पर कब्ज़ा कर लेंगे। हमारे जो साथी हैं, वो फिर से लोसी क्रॉस करके इधर आ जाएँगे, इधर से हम चले जाएँगे। तो उन और जबकि भारत अपनी मजबूत स्थिति को शकरगढ़ में कर रहा था, उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों ने इधर से सेना नहीं हटाई। वो उसी चक्कर में लगे हुए थे कि उड़ी, कारगिल, पुंछ, राजौरी सब हम कब्जा कर लेंगे। तो ठीक है, इनकी अपनी बुद्धि। राजस्थान में आते हैं, देखते हैं वहाँ क्या खुराफात चल रही थी। एक लोंगोवाला सेक्टर है जिसमें आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, बॉर्डर। तो वहाँ पर भी देखिए 5 दिन तक ये लोग लड़ते रहे और एक बड़ी संख्या में पाकिस्तान के टैंक बर्बाद कर दिए गए। 37 से ज़्यादा टैंक वहाँ पाकिस्तान के बर्बाद हुए और सारी सेना वहाँ पर अपना हथियार, गोला बारूद, टैंक छोड़ के भाग गई थी। 3 तारीख के आसपास उन्होंने वहाँ पर भी जो है अपनी खुराफात शुरू की थी और कहते हैं कि 4 दिसंबर 71 को उन्होंने भारत पर हमला कर दिया था। तो खैर कोई बात नहीं। कुछ घंटों के बाद भारत के भी जो एरियल सपोर्ट था, जिसको हंटर विमान कहते हैं, वो भी अपने आ गए थे क्लोज एयर सपोर्ट में। उन्होंने भी पाकिस्तान के बिल्कुल सारे टैंकों को नष्ट किया। फिर दोपहर तक, शाम होते होते वो टैंक और भारत की पैदल सेना वहाँ पहुँचने लगी और कुछ देर में जो है वो पूरा टैंकों का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ पाकिस्तान के लिए। लेकिन वही है कि भाई पाकिस्तान तो कुछ समझने वाला देश है ही नहीं। और एक सबसे बड़ी अजीब बात है कि जो पाकिस्तान की सेना और एयरफोर्स जब पहले कुछ नहीं थे, एयरफोर्स तो पहले भारत ने बर्बाद कर दिया, तो वहाँ से अगर सपोर्ट क्या मिलता? तो अब वो कुछ करने की कंडीशन में थे ही नहीं। अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो देखिए वहाँ पर भी कुछ खास नहीं हुआ। एक तरीके से वहाँ पे हम टोटली डिफेंसिव थे और जो हमने जो कब्जा किया वो एक थोड़ी सी ठीक ठाक एक अच्छी लिस्ट है कि हमने छंब में 50 मील के आसपास कब्जा किया, फजिल्का में 8 मील के आसपास, कारगिल में भी हमने उनकी चौकी कब्जा कर ली, गुरेज और टिथवाल में भी 56 चौकी हमने कब्जा करी हैं उनकी, शकरगढ़ में भी 350 मील से ऊपर का एरिया हमने कब्जा कर लिया। तो ये तो थी इनकी लड़ाई कुल मिलाकर के पश्चिमी मोर्चे की, जो कि ये पाकिस्तानी बाज नहीं आएंगे और उन्होंने वहाँ पे किया था। अब हम आगे चलते हैं पूर्वी मोर्चे पर, जिसको आज की तारीख में हम कहते हैं बांग्लादेश वाला क्षेत्र। वहाँ पे उस समय क्या होता है, हम उसकी वस्तुस्थिति देखते हैं। देखिए उस समय क्या है कि अगर देखा जाए तो लगभग तीसरे हफ्ते के बाद से ही आप मानिए, या तीसरे हफ्ते से आप देख लीजिए, तो वहाँ पर हालात ख़राब हो गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि देखिए तीसरे हफ्ते से क्या हुआ था कि शरणार्थी आने लगे थे मार्च में ही, मार्च के तीसरे हफ्ते से। तो जब तीसरे हफ्ते से आने लगे थे तो अक्सर ऐसा होता था कि पाकिस्तान की सेना पीछा करते हुए भारतीय क्षेत्र में आती थी, तो भारतीयों की तरफ से भी कार्रवाई होती थी, फिर वो जाते थे, फायरिंग होती थी, फिर उधर मतलब ये जो खुराफात होती थी बॉर्डर पे छोट-पुट। अच्छा, भारत को शुरू से ये कन्फर्म था कि हम किसी एरिया पर कब्जा नहीं करेंगे, बस एक हम 50 मील चौड़ी एक पट्टी पर कब्जा कर लेंगे और वहाँ हम शरणार्थियों को बसा देंगे। लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए, कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियाँ हो गई भारत की, कि भारत ने सोचा कि नहीं वैसे काम चलेगा नहीं, हमको पूरी पाकिस्तान ही आज़ाद करवाना पड़ेगा। नवंबर के देखिए दूसरे हफ्ते के अंत से क्या हुआ कि पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था, ये अंदर आने लगे थे। अच्छा, जब आप रणनीति देखेंगे तो इन्हें मतलब बिल्कुल एक तरीके से मैं कहूँगा कि बिल्कुल बुद्धि नहीं थी पाकिस्तान के लोगों को।
जब बांग्लादेश है या जो पूरी पाकिस्तान था, जब वो 3 ओर से घिरा हुआ है भारत से, तो कमज़ोर कड़ी था आप शुरू से। तो आपको मामला पहले सुलटाना चाहिए था लोकतांत्रिक तरीके से, उन्होंने किया नहीं। भारत ने क्या किया, तीनों ओर से पाकिस्तान में घुसना शुरू किया। बंगाल की तरफ से भी, त्रिपुरा की तरफ से भी। एक आप मैप देखिए, जितने भारतीय राज्य इनको घेरे हैं बांग्लादेश को, उन सभी तरफ से हमने घुसना शुरू किया। अब बंगाल की खाड़ी में तो हमने अपना पूरा एक तरीके से अड्डा ही बना रखा था। हमारा विमान वाहक पोत वहीं पे खड़ा था, और वहाँ उसकी प्रेजेंस होने से पूरा हमने पाकिस्तान को जो नेवल सपोर्ट किसी भी देश का मिल सकता था, काट रखा था। तो भारत के ऊपर से तो कोई पाकिस्तानी सामान वहां पहुंचेगा नहीं बाई एयर। बाई सी रूट हमने पहले ही कब्जा कर रखा है। करोगे क्या, हमने बिल्कुल एक आइसोलेट करके पूरे पाकिस्तान को काट दिया था, और 3 ओर से उनके अंदर प्रवेश किया, चौथी ओर से हमने नौसेना ने को कैप्चर कर रखा था। और 2 दिन में, जैसे पहले मैंने बता रखा था कि अगले 48 घंटे में पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स नीचे आ चुकी थी। अब बंगाल की खाड़ी में नाकेबंदी थी। अब देखिए अब होगा क्या। युद्ध के बीचों बीच अचानक भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य चेंज होता है, और हमारा लक्ष्य होता है कि अब हमको 50 मील नहीं, हमको अब पूरा पाकिस्तान कवर करना है, ईस्ट पाकिस्तान। और अब हम वहाँ पर पूरा न्यायिक बांग्लादेश बनाएंगे। तो अब वहाँ पर जो थे A.K. नियाज़ी, देखिए नियाज़ी साहब का भी एक रिश्ता मैं बता दूँ आपको, सुन के बड़ी हंसी आएगी, अच्छा भी लगेगा। ये जो इमरान खान साहब हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये नियाज़ी साहब के नाती हैं या पोते हैं, ऐसे कुछ है इनका रिश्ता आपस में। तो आप समझ गए होंगे कि नियाज़ी साहब के जो वंशज हैं इस समय पाकिस्तान की गद्दी पे बैठे हुए हैं। तो नियाज़ी साहब के पास देखिए ना संचार था, ना कोई संपर्क था, वो बिल्कुल आइसोलेट हो चुके थे। हाँ, ईस्ट पाकिस्तान में गवर्नर हाउस भी था, गवर्नर साहब भी होते मतलब एक हुआ करते थे। जब सूचना मिली भारत सरकार के द्वारा सेनाओं को, हमको मतलब सेना को आगे बढ़ना है, ढाका पर कब्जा करना है, तो भारत ने समझ लिया कि भाई इसमें हालात थोड़े से नाजुक हैं, और क्योंकि लक्ष्य हल्का सा चेंज हो गया है। मुक्ति वाहिनी वहाँ पे काम पहले से कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब सेना को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसमें हमारे समय जो एक लक्ष्य रखा गया वो ये था कि अब 3 तरफ से आगे बढ़ना है। देखिए अब इसमें 2 कार्रवाई की गई। एक तो ये कि जो पाकिस्तान ने जहाँ-जहाँ पर सेना की मजबूती कर रखी थी, उस एरिया को छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ। एक आपने एक फ़ॉर्मूला देखा होगा, एक बता देता हूँ। जब बारिश होती है और बारिश का पानी निकलता है, तो आप देखे होंगे कि वो जो ऊँची जगह है उसको छोड़ देता है, और नीचे की तरफ से निकल जाता है। आपने देखा होगा, मिट्टी में भी अक्सर होता है कि कोई अगर हल्की-सी मिट्टी भी है, कहीं पे कूड़ा पड़ा है, मिट्टी पड़ी, तो उसके चारों तरफ रहेगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक हमने यही कार्रवाई की थी पाकिस्तान में। इस चीज़ को देखते हुए, समझते हुए जो हमने एक काम किया था, उसमें ये किया था, सबसे पहले कि हमने आदेश की भारत सरकार की तरफ से जो आदेश था उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान में जब सेना घुसी, उसने उन क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया जहाँ पर सेना मजबूत थी पाकिस्तान की, बल्कि उसके अगल-बगल जहाँ-जहाँ भी कमज़ोर थे, उस सारे एरिये को हम लोग कवर करते चले गए। और हमारा मेन उद्देश्य हुआ ढाका पहुँच करके ढाका पर कब्जा करो। ढाका में देखिए उसमें नियाज़ी साहब के पास 26,000 से ज़्यादा लोग थे, कहा जाता है। सैनिक थे पाकिस्तान के, लड़ सकते थे। वहाँ के लिए क्या किया गया, तो जो सेना थी वो थल सेना, वो किसी टैंक से या पैदल तरीके से या ट्रक पे वो मार्च करती हुई वहाँ पहुँची। जो मेघना नदी थी वो ढाका जाती थी, तो मेघना नदी के थ्रू हमारी जो सेनाएँ थी वो नाव से वहाँ पहुँची, और पैराट्रूपर्स को या पैराशूट से उतारा गया सेना को वहाँ पे कि जल्दी से जल्दी पहुँचो।
क्योंकि हालात थोड़े से असमंजस वाले हो रहे थे। उसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे, कैसे हो रहे थे। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे करके एक ढाका में प्रवेश किया। 3 तरफ से गए, एयर ड्रॉप किया, पैदल सेना गई और मेघना नदी के द्वारा गए। और एक जो एरिया था जसोर जो कहते हैं, वो भारतीय सीमा के पास ही था। वहाँ तो कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना बहुत पहले ही गोला बारूद छोड़ के भाग गई थी। उसको लगा था कि अब हालात ख़राब हो चुके हैं। और देखिए उस समय क्या हो रहा था कि सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो पाकिस्तान की जो सेना थी वो जहाँ जहाँ से हार रही थी या पीछे हट रही थी, वो सब जा कर के ढाका में ही इकट्ठा हो रही थी। तो ढाका में एक अजीब कंडीशन बन गई थी कि सेना का सबसे मजबूत गढ़ ढाका बन चुका था पाकिस्तानी सेना का। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई करने का मतलब हिसाब किताब, एक तरीके से अगर आप कहेंगे तो पाकिस्तानी सेना ने उस तरह मजबूती से जवाब नहीं दिया जिस तरह से उनको देना चाहिए था। वो अभी भी विदेशी सहायता पर निर्भर थे। कोई किसी चमत्कार की आशा कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा पाकिस्तान की तरफ से, चीन आएगा, अमेरिका आएगा, ब्रिटेन आएगा या संयुक्त राष्ट्र संघ आ जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों मोर्चे थे पाकिस्तान के साथ इस युद्ध के, पश्चिमी मोर्चा, पूर्वी मोर्चा, वहाँ पे क्या घटना घटी। अब हम आपको अगली स्लाइड में भारतीय वायुसेना और नौसेना की भूमिका के बारे में जिक्र करेंगे। थैंक यू।